गाजियाबाद के लोनी थाने में कल एक बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ नौजवान बुजुर्ग की पिटाई कर रहे हैं और इनकी दाढ़ी भी काटी गई। मामले में कौमी हुकूक इंसानी कमीशन ने रिपोर्ट भी तलब की है। पुलिस की जांच में यह बात सामने आई है कि ये लोग एक दूसरे को जानते थे। अब्दुल समद तावीज बनाने का काम करते हैं, जिसको लेकर कुछ तनाजा हुआ। पुलिस के मुताबिक अगवा जैसी कोई बात सामने नहीं आई और ना ही मजहबी नारे लगवाने की बात सामने आई है। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें बुजुर्ग की पिटाई की गई और उसकी अब मैं भैया पुलिस वाले ले गए, लिबा के बयान हुए। मेरे बयान होने के बाद में पुलिस वालों ने मेरी इतनी मदद करी है, इतनी कार्रवाई करी है। उन्होंने एक मुलजिम को भेज दिया है और एक मुलजिम को, 2 मुलजिम को और भेज रहे हैं और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। पुलिस वालों ने मेरी बहुत मदद करी है। आप सब उनके शुक्रगुजार हैं। जितने भी मेरी वीडियो देखी है सब उनका शुक्रगुजार करें बस। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें बुजुर्ग की पिटाई की गई और उसकी दाढ़ी काटी गई। क्या घटनाक्रम रहा है? हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नीरज राजा, एसपी देहात है। सर, क्या घटनाक्रम रहा था? ये 5 तारीख की घटना थी जिसमें कि कुछ लड़कों ने एक बुजुर्ग के साथ मारपीट और अभद्रता की थी। तो इसका संज्ञान लिया गया था और मुकदमा इसमें पंजीकृत कर लिया गया था, जो भी बुजुर्ग ने FIR अपनी दी थी। लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया में कुछ वीडियो वायरल हुए जिसमें कि उनको मार पिटाई करते हुए, उनके साथ अभद्रता करते हुए कुछ लड़के दिखाई दे रहे हैं। तो इसका भी तत्काल संज्ञान लिया गया और टीमें गठित करके सबसे पहले हमारा ये प्रयास था कि वीडियो की पुष्टि की जाए। वीडियो की पुष्टि के आधार पर उसमें जो लड़के हैं उनको चिन्हित किया जाए। तो हमने उसमें लड़के भी चिन्हित किए, वीडियो की पुष्टि भी हुई और लड़के चिन्हित करके 3 लड़के जेल जा चुके हैं, जिसमें कि प्रवेश गुजर एक है, इसके अलावा आदिल और कल्लू गुजर, ये 3 लड़के जेल जा चुके हैं। इसके अलावा और लड़के भी चिन्हित कर लिए गए हैं, आरिफ, इंतजार, हिमांशु आदि। इनको भी हम लोग बहुत जल्दी गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे। इसमें पूरा मामला ये निकल के आया कि ये बुजुर्ग हैं जो तावीज़ बनाने का अपना काम करते हैं। तो इन्होंने इनके परिवार में और गाँव में कुछ तावीज़ बना के दिए होंगे इन लड़कों को। तो उसी बात पे इनमें कुछ खिन्नता थी इनसे, तो इन्होंने इनको बुलाया अनूप शहर से कि आप आइए, और इनके आने के बाद ये उनके घर पर पहुंचे। प्रवेश के घर पर इनको बुलाया गया था। वहाँ पर प्रवेश और उसके साथियों ने इनके साथ अभद्रता की, मारपीट की और जो कि सब चीज़ें बहुत गलत थीं और बहुत ही ख़राब उसका संदेश जा रहा था। तो इसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और 3 अभियुक्तगण जेल जा चुके हैं। अपहरण करने की बात भी सामने आ रही है कि अपहरण किया गया, नारे लगवाए गए, इस पर क्या कहना? देखिए, अब तक जो तथ्य सामने आए हैं उसमें यह था कि ये बुजुर्ग हैं, एक स्कूटी पे बैठ के गांव में पहुंचे थे प्रवेश के घर पे। इसके अलावा प्रवेश एवं अन्य जो लड़के हैं, कुछ लड़के, उनसे इनके लगातार इनसे बातचीत वगैरह होती रहती थी इन लोग की। तो ऐसा नहीं था, ये उनको पहले से जानते थे और जानकारी पर ही, ये बुलाने पर ही वहाँ पर गए थे। तो अपहरण वाली बात अभी तक पुष्टि नहीं हुई है और ये अपनी मर्जी से वहाँ पर गए थे। इसके अलावा कोई भी धार्मिक नारे या इस तरह की बात भी अभी तक ना उसका कोई वीडियो हमको मिला है, ना कोई इस तरह की बात संज्ञान में आई। सोशल मीडिया पे बहुत ट्रोल किया गया इस बात को लेकर। हाँ बिल्कुल, इसमें सोशल मीडिया में काफ़ी लोगों ने कुछ गैर जिम्मेदाराना पूर्वक रवैया अपनाया। इन्होंने बिना पुष्टि किए इस तरह के वीडियो डाले और सर्कुलेट किए फेसबुक से माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से। तो इन सभी लोगों को हम चिन्हित कर रहे हैं और इन सब के विरुद्ध भी हम बहुत कठोर कार्रवाई करेंगे। अभी सर कितने लोग ऐसे रह गए हैं जिनकी गिरफ्तारी बाकी है? अभी लगभग 4-5 लोग और लड़के चिन्हित किए गए हैं। तो लगातार टीमें लगी हुई हैं। अभी ये सब अपने घरों से फरार हैं। इनके परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है। बहुत ही जल्दी हम इन सबको गिरफ्तार करेंगे। लोनी इलाके में बुजुर्ग अब्दुल समद के साथ किए गए गैर इंसानी सलूक से लोगों में गम गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस में तलबा ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए सदर जमहूरिया हिंद के नाम एक अर्जदाश यूनिवर्सिटी इंतजामिया को पेश की, जिसमें मॉब लिंचिंग के हालिया वाकये की सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई और हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। साथ ही मुतालबा किया गया कि जिस तरह से मुल्क भर में बिलखुसूस उत्तर प्रदेश में जो वाकयात रूनुमा हो रहे हैं वो किसी तरह भी मुनासिब नहीं। इस पर हुकूमत फौरी एक्शन लेते हुए कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाए। वाकया लोनी में हुआ है जिसमें एक बुजुर्ग की दाढ़ी काट दी जाती है, जो कि संविधान के हिसाब से, हमारा संविधान हमें क्या कहता है कि हमें अपने आइडेंटिटी के हमें दाढ़ी रख सकते हैं, लेकिन एक बुजुर्ग को बाकायदा टॉर्चर किया जाता है, उनकी दाढ़ी काटी जाती है। और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये पिछले कुछ टाइम से एक प्रोपेगेंडा चल रहा है हमारे यहाँ पर के, खासकर यूपी में, कि एक तरफ से मतलब मॉब लिंचिंग की भरमार सी हो गई है। सुबह उठो तो सबसे पहले जो न्यूज़ मिलती है वो मॉब लिंचिंग की मिलती है। जैसे आपने एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, जो अब्दुल समद नाम के एक बुज़ुर्ग हैं जिनकी उम्र कम से कम 70-72 साल की होगी,
उनको जिस तरीके से उस वीडियो में मारा जा रहा है और उनकी दाढ़ी काटी जा रही है, सबसे पहले हम उसको कंडेम करते हैं, हम उसकी निंदा करते हैं। ऐसे इंसिडेंट किसी भी कम्युनिटी के साथ। आगे बढ़ेंगे। नगर निगम मुलाजमीन की वैक्सीनेशन के लिए मेरठ में नगर निगम के एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर का हुक्म चर्चा का मौजू बन गया है। दरअसल मेरठ नगर निगम के एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर श्रद्धा ने वैक्सीन न लगवाने वाले नगर निगम मुलाजमीन के तनख्वाह रोकने का फरमान जारी किया था, जिसके बाद निगम अफसरान ने सीएमओ से कहकर टाउन हॉल में खुसूसी वैक्सीनेशन कैंप का एहतमाम करवाया, जहां पहले रोज 132 मुलाजमीन ने टीका लगवाया। मुलाजमीन का कहना था कि तनख्वाह रोकने के बजाय अगर पहले ही इस तरह के वैक्सीनेशन कैंपों का इनेकाद किया जाता तो आला अफसरान को इस तरह के फरमान जारी करने की जरूरत पेश नहीं आती। सर जी, मैंने कई जगह देखा, कई जगह वो वैक्सीन के लिए बात भी करी थी तो कहीं नहीं लगाई। उन्होंने बोला कि 45 साल से ऊपर के लगेगी। मैं परेशान हुआ, 10 दिन से परेशान भी हो रहा था, क्योंकि अब जो नगर निगम से जो आया आदेश के तनख्वाह जब मिलेगी जब वैक्सीन लग जाएगी। सर वैक्सीन के लिए हम बार बार चक्कर काट रहे थे, हर जगह जहाँ पहुँचे आप 60 साल की उम्र की लग रही है, 40 साल से उम्र ऊपर नहीं लग रही है, कई जगह चक्कर काट चुके थे, हमें लगी नहीं रही। इसी वजह से हमारी तनख्वाह रुकी हुई है। अब डिपो पर भारी जी ने उन्होंने सबसे कह करके ये व्यवस्था करवाई है। नगर निगम ड्राइवर हैं, सिस्टम ही सही नहीं है। कैंप गुज़िश्ता दिनों प्रतापगढ़ में एबीपी न्यूज के रिपोर्टर शलभ श्रीवास्तव के कत्ल के खिलाफ इलाहाबाद में सहाफियों ने खामोश एहतजाजी मुजाहरा किया। शहर के मरकजी इलाके सिविल लाइंस पर होने वाले इस मुजाहरे में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ताल्लुक रखने वाले सहाफियों ने हिस्सा लिया। सहाफियों ने योगी हुकूमत से यूपी में जर्नलिस्ट सिक्योरिटी एक्ट नाफिज करने का मुतालबा किया। मुजाहरे में शामिल होने वाले सहाफियों ने शलभ श्रीवास्तव के कत्ल के खिलाफ प्लेकार्ड उठा रखे थे और बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांध रखी थीं। एहतजाज करने वाले सहाफियों का कहना था कि रियासत में सहाफियों के खिलाफ होने वाले पुरतशद्दुद वाकयात में इजाफा होता जा रहा है। इनका मुतालबा था कि शलभ श्रीवास्तव के कत्ल की जांच सीबीआई से कराई जाए और इनके अहले खाना को माली इमदाद मुहैया कराई जाए। हमारी मांग है कि सुलभ श्रीवास्तव जी की मौत की हाई इंक्वायरी की जाए, एसआईटी से जांच कराई जाए, उनके परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और उनकी पत्नी रेणुका श्रीवास्तव को सरकारी नौकरी दी जाए। हम लोग का विरोध प्रदर्शन इस बात को भी लेकर है कि चाहे बलिया में पत्रकार की हत्या हो, चाहे गाज़ियाबाद में विक्रम जोशी जी की हत्या हुई हो, लगातार पत्रकारों के साथ आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है। ऐसे में जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए पत्रकारों की सुरक्षा के लिए, और एनएसए तक की कार्रवाई अगर पत्रकारों पर हमला होता है, अगर उनके साथ कोई घटना होती है तो उस धारा जैसे जिस तरह की घटना उसके अलावा एनएसए तक की कार्रवाई की जाए। सुलभ श्रीवास्तव की जिस तरह हत्या हुई वो काफ़ी संदिग्ध है, क्योंकि जिस तरह उन्होंने आशंका जाहिर की थी कि उनकी हत्या हो सकती है, यहाँ तक कि उन्होंने अपर पुलिस महानिदेशक को एक पत्र भी लिखा था और उसमें हत्या की आशंका जताई थी। तो ऐसे में साफ है कहीं ना कहीं ये पूरा जो मामला है काफ़ी संदिग्ध है, दाल में काला जरूर है और ये हत्या हो सकती है। इसको देखते हुए पुलिस जांच करे और साथ में इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। और साथ में मैं ये भी मांग करता हूँ जो उनके परिजन हैं, काफ़ी ऐसा परिवार है जो अब उनके सामने खाने तक के लाले हैं, तो उन्हें कम से कम 50 लाख रुपये सरकार दे। आगे बढ़ेंगे खबर कानपुर से, जहां कांग्रेस कमेटी के जरिए आज एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस के उन लीडरों और कारकुनों को खराज अकीदत पेश किया गया जो कोरोना के इस दौर में दुनिया से रुखसत हो गए। कानपुर के तिलक हॉल में शोक सभा का एहतमाम किया गया। इसमें कांग्रेस के कई लीडरों ने शिरकत की। हम अपने कांग्रेस परिवार के वो तमाम साथी जो इस कोरोना काल में हमको छोड़ के चले गए, जिसमें प्रमुख रूप से हमारे पूर्व मेयर अनिल शर्मा जी जो महापौर थे, हमारे कांग्रेस के प्रदेश नेता फजले मसूद साहब, हमारे मजदूरों के नेता रामकिशोर त्रिपाठी जी, ऐसे तमाम अनगिनत बहुत लोग, और इस शहर के बहुत से शहर के लोग ऐसे रहे जो शहर में कोरोना काल में बच्चे अनाथ हो गए। उन तमाम लोगों की दिग्गज आत्माओं की शांति के लिए कांग्रेस शहर कमेटी कानपुर उत्तर ने आज श्रद्धांजलि और शोक सभा रखी है और उसमें सारे लोग अपनी अपनी श्रद्धा सुमन, अपने संस्मरण सुनाकर उनको अपनी खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। हमें अपने बुज़ुर्गों को भूलना नहीं चाहिए। ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और जो कमियां वो छोड़ के वो चले गए जिसकी भरपाई ऐसे लोग ताकतवर बना के हमारे बीच भेजें, जिससे कि हम उनकी कमियों की भरपाई कर पाएँ।
टीकाकारी मुहिम को तेज करने के मकसद के तहत अब महकमा सेहत की जानिब से शहर और देहात के मुख्तलिफ इलाकों में खुसूसी वैक्सीनेशन कैंपों का इनेकाद भी किया जा रहा है। हुकूमत और महकमा सेहत की इस मुहिम को मदारिस का साथ भी हासिल हो रहा है। खासतौर पर अक़लियती आबादी वाले इलाकों में महकमा अक़लियती फलाह बहबूद की कोशिशों और मदरसा मुंतजमीन के ताउन से मदारिस में भी वैक्सीनेशन कैंपों का इनेकाद किया जा रहा है। इसी मुहिम के तहत आज मेरठ के मनसबिया अरबी कॉलेज में भी 45 साल से ज्यादा उम्र वालों की वैक्सीनेशन के लिए कैंप का एहतमाम किया गया। मदरसे में मुनक्किद किए गए इस कैंप की खास बात यह रही कि अब तक दूर दराज के हेल्थ सेंटरों या अस्पतालों में जाकर टीका न लगवा पाने वाले मकामी बुजुर्ग अफराद ने भी यहां पहुंचकर टीका लगवाया और दूसरों को भी टीका लगवाने के लिए बेदार किया। वबा है, हो सकता है कि मेरे घर से न निकलने पर मैं बचा हूं और घर से निकलूं तो मुझको हो जाए, तो बहरहाल पहले से ही हिफ्ज़ तक़द्दुम के तौर पर मैंने ये टीका लगवाया। ये आज टीका लग रहा है, ये भी एक वबा है और इस वबा के लिए इस सब की हिफाजत होनी चाहिए। लोग वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं, मगर डरना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें हमारा भी फ़ायदा, हमारे घर वालों का भी फ़ायदा है। और जैसे ही यहाँ कैंप लगा वैसे ही हम लोगों ने आके लगवा लिया। लोग बाग बड़े सेंटरों पे जाने में बुजुर्गों को परेशानी हो रही है, तो शासन ने सेंटर के आदमी यहाँ भेजे और वो जो बुजुर्ग नहीं जा सकते उन लोगों को यहाँ लाया जा रहा है, जिससे कि टीकाकरण का हमारा उद्देश्य और लक्ष्य पूरा हो सके। गाजियाबाद के नेशनल हाईवे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर आए दिन हादसे पेश आ रहे हैं। इन हादसों में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसी को देखते हुए गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस मुतहरिक हुई है और NHIA को एक खत लिखा है जिसमें एक्सप्रेसवे पर फेंसिंग लगाने की बात कही गई है। हाईवे तो बना दिया मेरठ के लिए, नेशनल हाईवे है, लेकिन उसमें लोगों को अपनी जान को जोखिम में डालकर, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, लेडीज अपनी जान को जोखिम में डालकर, जिनको ट्रैफिक रूल के बारे में कोई जानकारी नहीं है, कोई भी ट्रैफिक बहुत तेज स्पीड से यहाँ आता है, लोगों को अपनी जान के ऊपर खेल कर सड़क को पार करना पड़ता है। सरकार को ये सोचना चाहिए था कि ओवर ब्रिज बनाना चाहिए था या अंडरपास बनाना चाहिए था, जैसे क्योंकि ये बिजी रोड है और ये बहुत पुराना रोड, हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। सड़क पार करना चाहता हूँ मैं, कैसे पार करूँ? पल्ली तरफ जाना है, जो भी जाते हैं कूद के जाते हैं, बीच में खतरा भी हो सकता है, जान भी जा सकती है। यहाँ पे ऊपर कोई मतलब ब्रिज बनना चाहिए जो उस तरफ पहुँच जाए, उस तरफ जाने के लिए कोई सुविधा होना चाहिए। कोई ब्रिज नहीं है। हाँ, कोई है नहीं ब्रिज। गाजियाबाद यातायात पुलिस ने NHAI को पत्र जारी किया है। विजयनगर का जो कट है वहां से बहुत लोग सड़क पार करते हैं जिनसे उनकी जान चली जाती है। SP ट्रैफिक रामानंद कुशवाहा हमारे साथ है, हम उनसे ही जानकारी लेते हैं। सर, NHAI को अपने पत्र जारी किया है। देखिए, NH9 ये जो बहुत महत्वपूर्ण हाईवे है, एक कई लेन का हाईवे है जो दिल्ली से जोड़ता है, इसमें बहुत ट्रैफिक रहता है। इस NH9 पे 2 पॉइंट हमारे ऐसे हैं, एक विजयनगर तिराहा है और दूसरा मॉडल टाउन जिसको सेक्टर 62 से नोएडा से जोड़ता है। यहाँ से पब्लिक जो उधर से पैदल आती है और डिवाइडर को कूद कर दूसरे साइड में आते हैं, जिससे काफ़ी एक्सीडेंट हो रहा है। इसको लेकर के हमने NHAI को कई पत्र लिखा। NHAI और सड़क सुरक्षा मीटिंग में भी हम लोगों ने कई बार इस मुद्दे को उठाया। उनके तरफ से आश्वासन आया कि हम रेलिंग को और ऊंचा करेंगे और इस पर जाली लगाएंगे ताकि उधर से जो पब्लिक आती है वो कूद कर दूसरे साइड में ना आए, जिससे एक्सीडेंट ना हो। बहुत से लोगों से हमने बात की थी, उनका यही कहना था खतरों के खिलाड़ी हम नहीं बनना चाहते, लेकिन हमारी मजबूरी है, कट बहुत दूर है, आगे जो अंडरपास है उससे गुजरने में बहुत ही समस्या आती है। तो फुट ओवर ब्रिज की बात भी हुई है। देखिए, इस पर 2 बातें हैं। एक तो अंडरपास थोड़ा दूर ही पर है, पब्लिक वहाँ उतना दूर नहीं जाना चाहती, जो पैदल आने जाने वाले जो डेली लोग हैं, जो खास करके मजदूर लोग हैं। दूसरा, एक फुट ओवर ब्रिज बनाने के लिए भी बात हुई थी सड़क सुरक्षा मीटिंग में, लेकिन वो टेक्निकली संभव नहीं है क्योंकि ऊपर से हाई टेंशन केबल जा रहा है, तो संभव नहीं है। लेकिन सबसे अच्छा विकल्प उसका हुई है कि उस पर जाली लगा दिया जाए, उस रेलिंग को, डिवाइडर के ऊपर रेलिंग और ऊंचा कर दिया ताकि पब्लिक उधर से कूद कर ना आने पाए। हमारे साथ मौजूद थे SP ट्रैफिक रामानंद कुशवाहा, जिन्होंने कहा है कि NHAI को हमने यही बताया है कि वहाँ रेलिंग लगा दी जाए जिससे कि लोग वहाँ कूद कर ना जाए और सड़क हादसों में उनकी जान ना चली जाए। गाजियाबाद से नेटवर्क 18 के लिए मैं रोहित सिंह। कानपुर में सिविल लाइन इलाके में रहने वाले सैकड़ों मकीन पानी की अदम दस्तयाबी से परेशान हैं। यहां लोगों को जो पानी फराहम किया जाता है वो पीने के काबिल नहीं होता, जिसके सबब कई तरह की बीमारी होने का खतरा लाहक होता है। इलाके के खवातीन को पीने के पानी के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है।
मुतालिका हुकाम और नुमाइंदों को मुसलसल इस तरफ तवज्जो दिलाने के बाद भी इलाके में पानी के मसाइल खत्म नहीं हो रहे हैं। लोगों ने कहा कि अगर जल्द इनके मसाइल हल नहीं किए गए तो वो एहतिजाज करने पर मजबूर होंगे। टोली मछली वाला हाथे के पीछे रेलवे लाइन है। यहाँ पर हम लोग पानी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। 3 साल हो गए हैं, हम लोग को पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है और यहाँ से कम काफ़ी दूर है, कम से कम 2-3 किलोमीटर दूर है जो हमारी बोरिंग लगी हुई है। हम लोग 3 बार कम से कम अपने महापौर के पास गए, सारी औरतें गई, आदमी गए, उनसे समस्या का हम लोग ने अपनी समस्या रखी, पिछले साल भी रखी, इस साल भी रखी, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं हुआ। मैं झूठ तो बोल नहीं रहा हूँ, आपके सामने वो पानी रखा हुआ और उसी पानी को बाय दी हुए अगर किसी चीज़ के इस्तेमाल में बच्चों ने उठा लिया या नहा लिया तो उनके बीमारी आ जाती है। बिहार में अनलॉक 2 का ऐलान हो चुका है। कल से शाम 5 बजे तक दफातर खुले रहेंगे। दुकानों को शाम 6 बजे तक ही खोलने की इजाजत दी गई है। रात का कर्फ्यू शाम 8 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। कोरोना संक्रमण की दर में कमी आता देख सरकार ने अनलॉक 2 में कुछ छूट दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। अपने ट्वीट में नीतीश कुमार ने लिखा है कि अब जितने भी सरकारी कार्यालय एवं निजी कार्यालय हैं वो शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। दुकानें और सभी जो प्रतिष्ठान हैं वो शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। साथ ही साथ नाइट कर्फ्यू के समय में भी बदलाव किया गया है। पहले शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू था, जिसे अब बढ़ा करके शाम 8 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि शिक्षण संस्थान, स्विमिंग पूल, जिम और जो बड़े बड़े मॉल हैं वो फिलहाल अभी भी बंद रहेंगे, लेकिन सरकार ने कुछ न कुछ नियमों में तब्दील जरूर की है, लोगों को छूट जरूर दी है। माना जा रहा है कि इससे लोगों को फायदा होगा, लेकिन कहीं न कहीं लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। सरकार ने छूट जरूर दी है, लेकिन कोरोना ने हमें अभी राहत नहीं दिया है। यदि हम सरकार के नियमों का पालन करेंगे, गाइडलाइन को फॉलो करेंगे, तभी हम कोरोना से जंग जीत सकते हैं। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। एलजेपी में जारी घमसान खत्म होता नजर आ रहा है। चिराग पासवान अलग थलग पड़ गए हैं और इस दौरान एलजेपी के रुकन पार्लियामेंट वीना देवी ने बताया कि उन्होंने 5 दिन में सदर के ओहदे के लिए इंतखाबात कराने की तजवीज़ पर दस्तखत कर दिए हैं। वीना देवी दिल्ली से पटना के लिए रवाना हो गई हैं। दिल्ली से पटना आने से कबल वीना देवी से हमारे नुमाइंदे ने खास बातचीत की। बात करते हैं एलजेपी सांसद वीना देवी से। मैम, कल जिस तरह से 5 सांसदों ने आप लोगों ने मिल करके पशुपति पारस को नेता संसदीय दल चुन लिया, अप्रूवल भी मिल गया है लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से, अब आगे का कदम क्या होगा? पार्टी कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है। अभी तो वही सूचना मिली है, अब सिग्नेचर कर दिए हैं जो कार्य समिति की बैठक है पारस जी के आवास पर। तो मेरा कल उद्घाटन है शाम को पेट्रोल पंप के, तो पहले से प्रोग्राम है तो जाना पड़ेगा, इसलिए मैं जा रही हूँ। आपने किस पर साइन किया, किस लेटर पर साइन किया है? लेटर आया था, उस पर साइन कर दिया। जो कार्य समिति की बैठक है, उस बैठक के अध्यक्ष रहेंगे सूरज भान जी, उनको बनाया गया है। सूरज भान जी इस बैठक को आहूत किए हैं, वही बैठक बुलाए हैं, उस पर आपने साइन अपनी मंजूरी दे दी है? हाँ, मंजूरी दे दी है। तो जिस तरह से अब चर्चा हो रही है कार्य समिति की बैठक में, अब इसके बाद उनको बनाया जाएगा। पशुपति पारस जी को अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की तैयारी हो रही है, इसको ये माना जाए अब, क्योंकि अगला कदम यही था। तो अभी ऐसा कुछ हम लोग को नहीं बताएंगे। अब कार्य समिति के बाद, इसके बाद वहीं जब लोग बैठेंगे तब सूचना देंगे जी इसके बाद क्या करना है। क्योंकि एक समझ था कि संसदीय दल के नेता के बाद पार्टी पर पकड़ के लिए कहा गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर पशुपति पारस जी की ताजपोशी होगी, ये कहा जा रहा था। ठीक है, हमको चलिए, तो वीणा देवी हैं जो कि पटना जा रही हैं, बिहार जा रही हैं, और उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि यहाँ से वीणा देवी निकल रही हैं, पटना जा रही हैं। हालांकि उन्होंने लेटर पर साइन कर दिया है। उस लेटर में इस बात का जिक्र था कि 5 दिन के अंदर यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कराया जाए। इसी बाबत आज कार्य समिति की आपात बैठक बुलाई गई है। पहले संभावना थी कि कार्य समिति की बैठक पटना में होगी, पारस पटना जाएंगे, लेकिन अचानक आपातकालीन बैठक बुलाई गई है। शाम को ही दिल्ली में ही पशुपति पारस के आवास पर बैठक होगी, और जो सांसद जो कार्य समिति के मेंबर शामिल नहीं हो पाएंगे, शिरकत नहीं कर पाएंगे, वो वर्चुअली जुड़े जाएंगे और सबकी सहमति के बाद प्रस्ताव पारित किया जाएगा। जल्द से जल्द राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी, या फिर आज ही कुछ ऐसा प्रस्ताव पारित होगा जिसमें पशुपति कुमार पारस को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर कमान सौंपने की तैयारी होगी। इस बाबत वीणा देवी ने साइन कर दिया है और खुद पटना जा रही हैं, चूँकि पहले से इनका कार्यक्रम तय था।
कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। खगड़िया से एलजेपी के रुकन पार्लियामेंट महबूब अली कैसर भी पटना पहुंच गए। कैसर ने कहा कि चिराग की सबसे बड़ी गलती यह थी कि उन्होंने असेंबली इंतखाबात में जेडीयू की मुखालफत की थी। कहा हमने उन्हें कई बार समझाया लेकिन वो नहीं माने। चिराग जी से हम लोग को और कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जो पिछला बिहार का चुनाव हुआ उसमें उनका जरूर उनसे कमी हुई, उनसे ब्लंडर हुआ, उनसे गलती हुई। हम लोग के बार बार राय देने के बावजूद भी वो एनडीए में रहते हुए भी जदयू के खिलाफ उन्होंने काम किया, जिसका हम लोग मुखालफत कर रहे थे, हम लोग मना कर रहे थे कि मत कीजिए। तो वही खबर यह भी गर्दिश कर रही कि कांग्रेस के 10 एमएलए जेडीयू के राब्ते में हैं और वो किसी भी वक्त कांग्रेस छोड़ सकते हैं। हालांकि कांग्रेस ने इसे अफवाह बताया है। कांग्रेस से एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने कांग्रेस में बगावत की खबरों को अफवाह बताया। उन्होंने कहा कि कुछ लीडरान पार्टी में अपनी जगह कायम रखने के लिए इस तरह की बातें फैलाते हैं। भाजपा के बाद कांग्रेस में टूट के संकेत मिल रहे हैं। ये संकेत कितने मजबूत हैं? हमारे साथ मौजूद हैं प्रेमचंद मिश्रा जी, कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। हम बात करते हैं इनसे। प्रेमचंद मिश्रा जी, ये सब काल्पनिक बातें हैं और काफी दिनों से इस तरह की चर्चा मीडिया में होती रहती है। एक्चुअली सरकार में एक मंत्री है, भवन निर्माण मंत्री, वो कांग्रेस छोड़ के गए हैं। तो नीतीश कुमार जी के समक्ष अपनी उपयोगिता साबित करने के लिए वो टाइम टू टाइम इस तरह के सगुफा मीडिया में छुड़वाते हैं कि हमारे इतने संपर्क में लोग हैं, बस इतने लोग आ रहे हैं। कांग्रेस से एक भी विधायक कहीं जाने वाले नहीं है। हमारी पार्टी इंटैक्ट है और हम जानते हैं कि इस तरह की खबरों के पीछे क्या इंटेंशन है। तो राजनीति में अगर परसेप्शन का ही खेल नीतीश जी को या उनकी पार्टी को खेलना है, यह खेल भी आने वाले समय में उनके लिए ही खतरनाक साबित होगा। मैं समझता हूं बिहार में जिस तरह से राजनीतिक वातावरण को जेडीयू ने विषाक्त करने का काम किया है, और एक तरह से जेडीयू की कोई आइडियोलॉजी तो है नहीं, यह आदतन दल बदलुओं की एक जमात। कोरोना वबा के दौरान बाहिमी इमदादो इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। न डरिए न डराइए, सच जानिए और वही बताइए। प्लीज अफवाह मत फैलाइए। वैक्सीन ही है संजीवनी, इसे अपनाइए। और यही काम कर रहा है नेटवर्क 18, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर बेदारी मुहिम चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी, अ शॉट ऑफ लाइफ, और काम है बेदारी के जरिए कोरोना को मात देना।